नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम अपना 8th क्लास का सेकंड चैप्टर कवर अप करेंगे जो हमारे आने वाले सी टेट, एस टेट और रीट में बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, इससे पहले हम 6 और 7th क्लास की भी अपनी जियोग्राफी कर चुके हैं। 8 हमने कल स्टार्ट कर दी थी और 8 की 1 या 2 दिन में हम पूरी कवर अप कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी पॉलिटी करेंगे और फिर अपनी भाई हिस्ट्री करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर आज भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। तो भी आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भाई भूमि के क्या क्या उपयोग होते हैं, क्या संरक्षण होते हैं, कैसे उसको बचाया जाए। मृदा के क्या क्या उपयोग होते हैं, उसका संरक्षण कैसे किया जाए। जल भाई हमें कहाँ से मिलता है, कितना मिलता है और हम इसको कैसे उपयोग में लाते हैं और इसका संरक्षण कैसे बचाया जाए। ऐसे ही है भाई प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव अभियान। ठीक है भाई, इनका संसाधन हम इनको कैसे बचा सकते हैं और इनका कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। ठीक है, चलो भी स्टार्ट करते हैं। तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में मामा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। ठीक है, उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाई की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मामा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। फिर भी उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है भाई, ऐसे ही हमें इस चैप्टर में दो बच्चों के बारे में बताया गया जो अलग अलग वहाँ पे रहते हैं और उनका अलग अलग रहन सहन, अलग अलग वे कैसे अपनी डेली यूज में खाने के लिए भाई इकट्ठा करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है पीटर। न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। ठीक है भाई, उधर क्या करते थे, पानी भी बाहर से लेके आते हैं। इधर क्या करते हैं भाई, वो भाई ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाते हैं। ठीक है, प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ी से लगे हुए विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। ये वहाँ पहाड़ी है भाई, यहाँ पे देखो घास भी है। ठीक है, वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। ठीक है भाई, वो उधर सब्जियां भी उगाते हैं। ठीक है, चलो मामा और पीटर विश्व के 2 विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, तो आप ध्यान से पढ़ना भाई, यह जो विभिन्नता है ना कि भाई वहाँ पे ऊन भी उगाई जाती है या वहाँ पे भाई वो किस चीज़ की खेती करते हैं, ये अब आप पढ़ना कि ये विभिन्नता किस कारण है। भूमि की गुणवत्ता, क्योंकि वहाँ पे अच्छी भूमि है, इधर नहीं है। ठीक है, मृदा वहाँ पे अच्छी है, इधर नहीं है। जल वहाँ पे अच्छा उपलब्ध है, यहाँ पे नहीं होगा। प्राकृतिक वनस्पतियाँ भाई वहाँ पे जैसे घास वगैरह पेड़ पौधे ज़्यादा है, इधर नहीं है। प्राणियाँ और प्रौद्योगिकी की भाई फैक्ट्री वगैरह ज़्यादा है, इधर नहीं होंगे। ठीक है, ये इनकी भिन्नताएं हैं। इन स्थानों पर एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। ठीक है, चलो अब राइट साइड में पढ़ते हैं भाई, हम क्या लिखा। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30 कुल, समझिए 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के भी कुल 30% भाग पर ही रहती है। 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या और या वह निर्जन है, मतलब बहुत ही कम जनसंख्या है। ठीक है, भूमि सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्र का लगभग 30% भाग भूमि है। ठीक है, जो भूपृष्ठ है ना उसका कुल क्षेत्र में, बाकी में पानी है और इसमें भूमि है। ठीक है, यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत भी सभी भाग आवासीय नहीं है क्योंकि ज़्यादातर बर्फ होती है या उबड़ खाबड़ स्थान होती है। ठीक है, मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वितरण असमान पाया जाता है। जैसे उबड़ खाबड़ स्थान पर स्थलाकृतियां, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाकांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के संघनन बसे क्षेत्र हैं। जहाँ पर भाई अच्छी भूमि होगी, समतल जमीन होगी भाई, लोगों के लिए खाने पीने के लिए, पशुपालन के लिए अच्छा स्थान होगा, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी। और जहाँ पे भाई पहाड़ी टाइप का एरिया होगा, कम जहाँ पे पेड़ पौधे कम होंगे या वहाँ पे वनस्पतियाँ कम होंगी तो वहाँ पे जनसंख्या कम होगी। ठीक है, चलो
अब आता हमारा भूमि उपयोग हम कैसे करते। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि के लिए, वानिकी के लिए, खनन के लिए, भाई सड़कों के और उद्योगों की स्थापना के लिए। ठीक है, साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप मामा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? हाँ भाई, ठीक है, वो किस लिए करते थे, वो किस लिए करते थे। ठीक है, जैसे पीटर का परिवार क्या करता है भाई, एक उन्होंने बड़ा बनाया हुआ था जहाँ पे वो भेड़ वगैरह रखते थे, और जो मामा उनके परिवार वाले भाई उधर सब्जी उगाते थे। ठीक है, भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, जैसे स्थलाकृति भी कैसी है, वहाँ पे मृदा कैसी है, जलवायु कैसी है, खनिज और जल की उपलब्धता कैसी है। ठीक है, इनके कारण भूमि का उपयोग जो है ना वो निर्धारित किया जाता है। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामाजिक भूमि में बांटा जाता है। निजी भूमि क्या होती है, जो अपने भाई निजी कार्यक्रम के लिए की जाती है, जैसे मकान बना लिया या हमने खेती कर। सामुदायिक भूमि क्या होती है, जो हमारी सरकारी जमीन होती है जहाँ पर हमें भाई सामूहिक काम करना होता है। जैसे आप पढ़ सकते हैं, निजी भूमि व्यक्ति के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधियों बूटियों को एकत्रित करना। इसे सामुदायिक भूमि से को साझा संपत्ति भी कहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है भाई, साझा संपत्ति किसे कहते हैं, सामुदायिक भूमि को। ठीक है, जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, जो हमारी हर रोज जनसंख्या बढ़ती रहती है। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके रहने के लिए भी स्थान चाहिए, उनके खाने के लिए भी भोजन भी चाहिए, तो उनकी मांग भी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है, जो भूमि अपनी वो सीमित है। सतान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। ठीक है, जो क्या करते हैं लोग, जो अच्छी भूमि होती है भाई, जो अपनी अच्छी भूमि होती है ना, वहाँ तो क्या करते हैं, वहाँ पर मकान बना लेते हैं, और जो अपनी अच्छी भूमि नहीं होती, ठीक है, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हमें कैसे यूज करना चाहिए बताओ भाई आप। तो हमें इस टाइप से करना चाहिए, जो हमारी अच्छी भूमि है उसको तो हमें अपनी खेती के लिए करना चाहिए, और जो हमारी अच्छी भूमि नहीं है उसको हमें हम अपने घर रहने के लिए या और कुछ करने के लिए बना सकते हैं। ठीक है, प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के लिए कारण नमनीकरण, भूसंकलन, मृदा प्रदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। ठीक है भाई, क्या क्या है, वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण नमनीकरण, भूसंकलन, ठीक है भाई, नमनी और भूसंकलन होना, मृदा प्रदन होना भाई, मिट्टी में कटाव, मरुस्थलीकरण, जैसे मरुस्थल होते हैं अपने भाई, वहाँ पे बहुत कमी जो वनस्पतियाँ होती हैं, तो इनका खतरा बना रहता है। ठीक है, भूमि संसाधन का संरक्षण, बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। ठीक है, क्यों, लोग अपनी जरूरत के लिए भाई जगह को खाली कर रहे हैं, पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं रहने के लिए, तो ये है हमारी जो उससे भाई जो मिट्टी का प्रदन भी होगा और हमारी जो योग्य भूमि वो भी नष्ट हो जाएगी। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। कैसे रोक सकते हैं, वनोरोपण, भूमि उद्रावाद, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों की विनियमित उपयोग तथा अतिचारक पर रोक लगा के भाई दवाइयाँ नहीं डालनी, भूमि उद्रावाद भाई, वनोरोपण, वनों को नहीं काटना, इस टाइप से हम भूमि का भाई संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला अपना मृदा। पृथ्वी की पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी होती है। ठीक है, जो बड़ी पृथ्वी है ना उस पर जो दानेदार पतली परत वो मृदा होती है। सतल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों से और जैव पदार्थों से होता है। जो भी चट्टान है ना, या जो चट्टान टूट के भाई कुछ सालों बाद जो वो मृदा में हो जाते हैं। ठीक है भाई, आ जाते हैं। चलो एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपना ये भू संकलन पढ़ेंगे। ठीक है, तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। ठीक है, यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, ये भाई अपक्षय और प्रदन दो प्रक्रिया होती है। ठीक है,
ये भाई अपक्षय, अपक्षय होता है मतलब कोई भी चट्टान या कुछ भी टूट के और कहीं पे जमा होना, उसे हम अपक्षय कहते हैं। ठीक है, साइड में पड़ी है भाई, राइट साइड में। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है भाई, ये भी आपसे पूछा जा सकता है सीटेट में। ये अपक्षय देखिए, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावरित सेलों का टूटना और अक्षय होना। ठीक है, जो मैंने बताया था वही होता भी अपना अपक्षय। तो अब अपना पढ़ेंगे भूसंकलन। भूसंकलन को सामान्य रूप से सेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के त्वरित संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है भाई, जो ये भाई पहाड़ या और कुछ भी, जैसे भूसंकलन का मतलब भूमि का इधर से उधर खिसकना या कोई पहाड़ नीचे खिसक के आना, या मतलब इस टाइप से होता है भूसंकलन। वे प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। ठीक है भाई, या भूकंप आ गया हिल के, या बाढ़ आ गई, या ज्वालामुखी आ गई। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूसंकलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासियों में विध्वंस आ जाते हैं। ठीक है भाई, पहाड़ी भूभाग में भूसंकलन एवं मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है, जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। ठीक है भाई अगर उसका नदी का प्रवाह तोड़ देंगे तो वो भाई जो अपना रहायशी एरिया उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे एक वस्तुस्थित अध्ययन, भाई ये हिमाचल का है भाई। उधर एक बार भूसंकलन आया था तो उस टाइप उसने किस किस को आघात किया, मतलब कितना उसने नुकसान किया है, तो हम ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पियो के निकट पंजी गांव में बड़े भूसंकलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। तो आप सोच सकते हो अगर वहाँ पे व्यक्ति होते तो भाई वो मर ही जाते। ठीक है, यह भूसंकलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति हुई, लेकिन जो भाई उसको पहले ही खाली करा लिया गया था। ठीक है, न्यूनीकरण क्रियाविधि, वैज्ञानिक परिविधियों के विकास में हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूसंकलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना। भूसंकलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न है। भूसंकलन प्रभावित क्षेत्र का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाली स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ देना। भाई हमें आशंका है कि यहाँ पे भूसंकलन हो सकता है तो हमें वहाँ रहने के लिए छोड़ देना, वहाँ पे मकान वगैरह नहीं बनाना। ठीक है, उन्हें डिनाई करना। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवारी का, भाई जो हमारे हिमाचल साइड में जो दीवार बनाई जाती है उस ढाल की दीवार को बनाना प्रतिधारी। भूसंकलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि। ठीक है भाई, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वनस्पति उगानी चाहिए जिससे भूसंकलन को रोका जा सकता है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा वनस्पति होंगी तो भूसंकलन बहुत कम होगा। ठीक है, सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूसंकलन की गतिशीलता को नियंत्रण करने के लिए पृष्ठीय अपवाह निरंतर उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। सतही अपवाह होते हैं ना जो झरना और प्रवाह के साथ गतिशील होते हैं, उनको करना चाहिए। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए भाई जो हमारी भूमि है उसकी कैसे कैसे परत होती है, कहाँ कहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, ये भी क्वेश्चन भाई पीछे भी सीटेट या स्टेट में पूछा गया था और अब की बार भी पूछा जा सकता है कि सबसे ऊपर क्या होता है भाई हमारी हुमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा भैया। ठीक है, उसके बाद क्या था बालू गाद कले के साथ उप मृदा। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी अपक्षीय चट्टाने पदार्थ, फिर उसके बाद आती है जनक चट्टाने। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए भाई, ये पहले पूछा गया था और आगे पूछा जा सकता है, अब नहीं एनसीईआरटी में आया ये। मृदा देखो भाई, मृदा के जनक सेल रंग गठन रासायनिक गुणधर्म खनिज मात्रा परंपरागत को निर्धारित करती है। ठीक है भाई, और क्या क्या करती है उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा की संचय को निर्धारित करती है भाई, वहाँ पे कितनी उच्चावच और ढाल है। ठीक है, वनस्पति जात प्राणी जात और सूक्ष्म जीव हुमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जो वनस्पति जात और प्राणी जात होती है ना वो हुमस को प्रभावित करती है। जलवायु तापमान वर्षा अपक्षय और हुमस
निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ठीक है भाई, कैसी जलवायु वहाँ पे, कैसा तापमान है, कैसी वर्षा है। ठीक है, समय मृदा प्रदेशिका की मोटाई को निश्चित करता है। समय ना वो जो मृदा का मोटापन है उसको निर्धारित करता है। ठीक है भाई, कितने समय में कितनी मोटी परत हो जाएगी अपनी मृदा की। ठीक है, अब इसके बाद आती है मृदा का नवीनीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा उपकरण और शीर्णता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का नवीनीकरण हो सकता है। ठीक है, कैसे? मृदा के नवीनीकरण में सहायक कारण वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूसंकलन और बाढ़। ठीक है भाई, इनसे जो वो है वो ज्यादा हो सकता है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार हैं भाई। मच्छ बनाना। ठीक है, हमें हर जो भी होगा उसके बारे में हमें नीचे दिया हुआ। ठीक है भाई, पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थों जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। जो हमारे पौधों के बीच है ना उसको हम किसी के साथ ढक देते हैं, जिससे जो हमारी मृदा की आर्द्रता ना वो रुकी रहती है, उसको मच्छ बनाना कहते हैं। ठीक है, वेदिका फार्मिंग देख लीजिए भैया, ऊपर फोटो भी देख लीजिए साथ साथ में, और ये कर लीजिए। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीर ढालों पर बनाई जाती है ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। ठीक है, ये रही भाई जो सपाट सतह है ना उसको हम फसल पर उगा सके। ठीक है, उसके बाद आती है समोच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण किया जाता है। जैसे आप ऊपर देख सकते हो इस टाइप से होती है भाई समोच्च जो जुताई, जो ऊपर का पानी वो हम नीचे भी यूज में ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रक्षक मेखला। ये कैसे होता है? ये भाई जो तटीय प्रदेश है ना और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवर्धन को बचा। भाई जो हमारे तटीय प्रदेश है वहाँ पर ज़्यादा जोर से हवा चलती है, जिसके कारण हम उधर जो हमारे खेत हैं वहाँ पे पेड़ लगाते हैं, उससे जो मृदा की जो आवरण है ना उसको बचाया जा सकता है। समोच्च और रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाएं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खैया बनाई जाती है। ठीक है भाई, इनके सामने जो दीवार का निर्माण भी किया जाता है। ठीक है, चट्टान बांध। चट्टान बांध क्यों बनाते हैं भाई? ये जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाई जाती है। यह नालियों की रक्षा भी करती है और मृदा क्षति को रोकती है। अगर हम चट्टान बांध बनाएंगे तो वो मिट्टी को आगे नहीं जाने देगी। ठीक है, बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा की सुरक्षितता रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। ठीक है भाई, इन्हें वर्षा गया उससे बचाने के लिए। तो राइट साइड में पढ़ेंगे हम। क्या आप जानते हैं वर्षा 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर पर वर्ग थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर वर्ग से भी अधिक हो गई। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी खपत कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है भाई, चलो अब आ गया था हमारा जल। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, ये सभी को पता है, लेकिन ये बहुत तेजी से खत्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास जो जल है ना वैसे तो बहुत है, लेकिन वो लवणीय है और अलवणीय जल हमारे पास बहुत ही कम है, 2.7 है, और वो भी कुछ बर्फ के रूप में है, कुछ कैसे ही है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। ठीक है भाई, ये आपसे निष्कर्ष टाइम में पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, क्या जो जल है वो भूपृष्ठ का 3/4 भाग है या 2/4 भाग है, इस टाइप से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये 3/4 भाग है, इसलिए इसे जलग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमालयों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया था। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौमजल, नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। ठीक है,
चलो भाई राइट साइड में देखो, एक टपकदा नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ कर सकता, तो इसलिए हमें जल को बचाना चाहिए। यूज नहीं होता हमको जो अपना नल है उसको बंद कर देना चाहिए, ठीक है। आगे चलिए, इसलिए लवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है, ठीक है भाई, पता होना चाहिए। जो अपना लवणीय वो बहुत सबसे मूल्यवान पदार्थ है, हम जल के बगैर जीवित नहीं रह सकते। पृथ्वी पर जल नहीं बढ़ाया जा सकता और नहीं घटाया जा सकता, इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है, इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, ठीक है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाहक की प्रक्रिया द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील रहता है, जैसे जल चक्र कर, ठीक है। ये भाई हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले वाष्पीकरण होगा, वर्षण होगा, वाह होगा, ठीक है, ठीक है, समझ गए होगे ना आप। ये इसका जल चक्र, पहले भाई ज़्यादा उमस होगी, वाष्प होंगे, फिर वो बादलों में जाएगा ऊपर, फिर से वो ठंडे होंगे और भारी होंगे, फिर वो दोबारा फिर हिम के और वर्षा के रूप में नीचे आ जाएगा, ठीक है। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योग तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अम्लीय जल की आपूर्ति की कमी के कारण के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नवीनीकरण और बेहतर होता जीवन है, ठीक है। अब हम लेफ्ट साइड में पढ़ेंगे भाई, ये एक जो अपना प्रदेश है, सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुका से पानी खरीदने के लिए निर्भर है, उधर पानी है ही नहीं, ठीक है भाई। जल उपलब्धता की समस्याएं, विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया, अपना ही जो पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अम्लीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेश में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है, इनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के सुदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है, कि हम जो जल उसको ज़्यादा वेस्टेज कर देते हो ना गंदे पानी के यूज में, ठीक है। जल संसाधनों का संरक्षण, आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोत तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते हुए संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं, ठीक है। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्त्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रोजन धातु और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर, जो अपनी नाइट्रोजन धातु और जो इनमें जो मरे हुए जीव या और कुछ होता है ना, वो जल को प्रदूषित कर देते हैं, ठीक है भाई। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव नमनीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं, ठीक है, वो मानव शरीर में और वो में हानियां पहुंचाते हैं, ठीक है भाई। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्त्राव को उपयुक्त विधि से संशोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है भाई। जो हमारा गंदी चीज़ें हैं उनको अलग डालना भाई, जो हमारी यूज वाली चीज़ें उनको अलग डालना, मतलब कहने का ये, जो हम जिसे हम रिस्टोर कर सकते हैं उसको अलग डालना, जिसको नहीं कर सकते उसको अलग डालना जी। इससे हम बचा सकते हैं अपने जो पानी को गंदा होने से, ठीक है। वन और अन्य वनस्पतियाँ आवरण धरातलीय प्रभाव को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय भूमि को बचाने की दूसरी विधि है, ठीक है। जल संग्रहण क्या, कैसे कि भाई हम टपकन विधि से या और कैसे सिंचाई, या हम आगे पढ़ते हैं हम, चलो। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक करना भाई, जो नहर जो जिनमें रिसाव उनको ठीक करना, प्रॉपर वे से पानी पहुंचता और रिसाव के कारण वही रह जाता है। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाले जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र के स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि
बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। जैसे भाई ये स्प्रिंकलर है, इसको इस टाइप की भाई खेती हम ज़्यादातर राजस्थान साइड या अपने हिसार सिरसा जो ये रेगिस्तान का इलाका हो उस साइड में दे सकते हैं, क्योंकि भाई उधर पानी की बहुत कम होता है, जिससे लोग अपने हैंडपम्प वगैरह दबा के और इस टाइप से अपनी जो खेती है वह करते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्रित करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पाद उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसत 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। ठीक है भाई, तो इसलिए हमें ये लगाना था। ज़्यादातर के हमारा जो राजस्थान साइड का एरिया उधर भाई हमें ज़्यादातर कुएं टाइप से मिलता है, उधर वो लोग अपने पानी को स्टोर कर लेते हैं और फिर बाद में उसकी सिंचाई करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के विभिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीपछत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेत और बांस की बनी है। भारत की पूर्वी और उत्तर पूर्वी आदर्श प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। ठीक है भाई, जो अपने उत्तर पूर्वी प्रदेश हैं उधर बांस ज़्यादा पैदा किया जाता है। जैसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है तो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। भाई पौधे में बहुत ज़्यादा हमारे डेली यूज की चीज़ें देते हैं। ठीक है भाई, फल फ्रूट या लकड़ियाँ। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच एक संकरीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे जैव मंडल कहते हैं। जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं और वन्य जीव हैं, ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जहाँ पे जल होगा, थल होगा और वायु होगी, वहीं पे जैव मंडल होगा। जैव मंडल में, चलो आगे पढ़ते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, इसी को हम पारितंत्र कहते हैं। वनस्पतियां और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं। जो पौधे ना भाई हमें बहुत सारी चीज़ें ऑक्सीजन देते हैं, भाई इमारतों के लिए लकड़ियाँ देते हैं। ठीक है, प्राणियों को आश्रय भी देते हैं, छाया देते हैं, जिसमें अच्छा फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। रक्षक मेखला के रूप में ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि या पौधे और कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों की असंख्य उपयोग है, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। उनमें हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देते हैं, फलों के परागण में मदद करते हैं और पारितंत्र में उपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर हैं और उपघटकों के रूप में काम करते हैं। तो ये भी आपसे पिछली बार निष्कर्ष टाइम में पूछा गया था। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर हैं जो अपघटकों के रूप में कार्य करती हैं, और जो गिद्ध है ना वो मृत जीव जंतुओं को खाने के लिए अपमार्जक के हैं। ठीक है, और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोध समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे हों, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। ठीक है, चलो भाई एक ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है और आगे भी आ सकता है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफेनिक, एस्पिरिन अथवा इब्रोफ्रेन जैसी पीड़ानाशी से किया जाता है, मतलब दवाई से किया जाता है, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे हैं। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्धों के प्रजनन के लिए प्रयास किया जा रहा है। ठीक है भाई, हमें जो ये दवाई है इनसे भाई जो वो बीमार हो रहे हैं और मर रहे हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जाता है, जैसे वन, घास, स्थल
गुल्म और टुंड्रा, ठीक है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती जाती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी संगठता कम हो जाती है, ठीक है। ये भी आपके निष्कर्ष में पूछा जा सकता है भाई कि जैसे जैसे आर्द्रता कम होती जाएगी वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी संगठता भी कम होती जाएगी, क्योंकि वो छोटे होते जाएंगे। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, ठीक है भाई। और जहाँ पे जिसे विषव के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म होते हैं, जैसे राजस्थान साइड में, ठीक है भाई। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं और वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पट्टियाँ कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। ये ज़्यादातर राजस्थान साइड में मिलती हैं, ठीक है भाई, जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित हैं, ठीक है भाई। जो हमारे शीत ध्रुवीय प्रदेश है ना उधर ये मिलती है। ये पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था भाई, जो हमारे ध्रुवीय प्रदेश है वहाँ पे कौन सी हैं, तो ये टुंड्रा वनस्पतियों में मांस और लाइकेन सम्मिलित हैं। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उससे कहीं अधिक लोग बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है, ठीक है, क्योंकि भाई ज़्यादा लोग होंगे तो भी वो उनकी जो डेली नीड की चीज़ें वो भी बढ़ेंगी, तो इसलिए वो उनको रहने के लिए स्थान भी चाहिए, तो इसलिए वो ज़्यादा पेड़ों को काटते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण, ठीक है। वन हमारी संपदा है, पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं, ठीक है। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदापर्दन, निर्माण कार्य, दवानल और भूसंकलन से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं, ठीक है भाई। मृदापर्दन होना, वनोन्मूलन भाई, हमें वन वगैरह काट देना भाई, निम्र दवानलन, दवा का यूज करना, भूसंकलन आना, ठीक है भाई, ये इनके कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है। आज के समय पे जो जीव जंतुओं का भाई मरना, वो एक ये भी है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अनाधिकार शिकार कर रहे हैं, तो ये भी गलत है, ठीक है। मैं इस पर भी रोक लगानी, जिससे कुछ खास प्रजातियों की जो संख्या है वो लुप्त हो रही है, में तेजी से कमी आ रही है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत, पंखों के साथ साथ सींगों के एक तरीकरण, मतलब उनको इकट्ठा करने और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया जा रहा है, ठीक है भाई। इसके लिए हमें भाई सरकार से अपील करनी चाहिए, जैसे हिरण के शिकार पे बैन है वैसे भी और भी जंतुओं के भी होना चाहिए। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिमतेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर, इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है, ठीक है भाई। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभियान जीवमंडलीय निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभियान और जैव मंडल निश्चय हमारी है ना, ये इन्हीं को बढ़ा देने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियां, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए ही आवश्यक है, ठीक है। चलो, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय क्या होते हैं भैया? वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की परिस्थिति एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। एक क्षेत्र दे दिया जाता है जहाँ पे जो खत्म होने वाली प्रजातियां हैं उनको रखा और सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपना क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी वनमोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। स्कूल के बच्चों को
पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सके। जो स्कूल टूर हो ज़्यादा से ज़्यादातर इन स्थानों पर ले जाने चाहिए क्योंकि वो देखें और समझें इन चीज़ों को, ठीक है। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध में, जैसे भारत में शेर, चीते, हिरण, भारतीय सारंग और मोर का मारना अवैध है, ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी ये भी अपना CITES द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, ठीक है। भैया CTET में आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है और आपसे ये भी पूछा जा सकता है भैया किसके लिए किया जाता है, ठीक है। आपको निष्कर्ष दे दिया जाएगा भैया जीवों के बचाने के लिए चालू की गई, ठीक है। जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यवहार करने पर प्रतिबंध लगाया गया। पौधे और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है, ठीक है भाई। यह आपका नैतिक कर्तव्य है और इसको आपको समझना चाहिए, सभी को समझना चाहिए, ठीक है। CITES द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एनिमल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां आरक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, परवाल, आर्किड और एलो कुछ इसके उदाहरण हैं, ठीक है भाई। इनको हम बचा के उधर रख रहे हैं। चलो अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो बताइए भैया, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप बताइए, इसको पढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? तो बताओ। मृदा का गठन, जैव पदार्थ भी और समय भी, समय लेता है मृदा के निर्माण में, ठीक है। तो मृदा का गठन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढाल पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक है? बताओ। तो ये अपनी वेदिका कृषि जो स्टेप बाय स्टेप बनाई जाती है। मल्चिंग भी नहीं, उसको तो हम ढक देते हैं, और रक्षक मेखला भी नहीं जिसमें पेड़ पौधे खड़े हो जाते हैं और मिट्टी को नहीं जाने देते, ठीक है, ये भी नहीं। इसके बाद आता हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के लिए अनुकूल नहीं है? बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो, ठीक है भैया। नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना, ठीक है, ये भी। खरीदारी के बाद पॉली बैग को नष्ट कर देना, ये गलत है, उसको हमें रिसाइकल करके या रीयूज कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक है। अब इसके आगे आता है हमारा भूमि उपयोग। भूमि उपयोग क्या है भाई? मृदा प्रदन को रोकना, ये भी नहीं। बेस्थल मंडल, ये भी नहीं। भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, ये ठीक है, ठीक है। भूमि उपयोग। हुमस क्या है भाई, बताओ ये आप। ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ, ये हमने पढ़ा था वही, उस ग्राफ में उस पिक्चर में देखा था और आपको बताया था। उसके बाद है चट्टान बांध। चट्टान बांध का भी मृदा प्रदन को रोकना। चट्टान बांध किसके लिए बनाए जाते हैं? जो साथ साथ मृदा प्रदन को रोकने के लिए। उसके बाद आता हमारा जैव मंडल। जैव मंडल क्या होता है? जैव मंडल होता है जहां पर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक संकरा क्षेत्र होता है जहां पर हम रहते हैं, उसे हम जैव मंडल कहते हैं, ठीक है। चलो भाई, हमारा जो ये 8th क्लास का सेकंड चैप्टर एक कवर अप हो गया। अब इसके जो बाकी चैप्टर वो भी बड़े हैं, उनको भी हम हर रोज एक एक दो करके कवर अप कर लेंगे। और जो ये आपका अब की 2023 में CTET, इससे पहले हम अपना जो ये सिलेबस है इसको कवर अप कर लेंगे नई NCERT के, ठीक है, दोबारा। और जो इसके समरी और नोट्स है वो हम साथ साथ अपने टेलीग्राम चैनल प्रिपरेशन विद मी में डाल देंगे, आप उधर से अपना कवर अप कर लेना, ठीक है। चलो भाई, धन्यवाद, थैंक यू।